हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पार्ट 2 के संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष बताऊंगी, जो इस प्रकार है। पहला अपन व्याख्या देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले सारे बुलाते हुए। यहाँ पर ये बता रहे हैं, इस लाइन का अपन यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष देखते हैं। तो संदर्भ में आपको तो पता है, यहाँ पर कवि का नाम, बुक का नाम, ये शीर्षक और कवि ने किस पे ये किया है ये बताया जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। पाठ का शीर्षक है पतंग। इसके कवि आलोक धनवा जी हैं। अब अपन प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सावन के महीने में आने वाली तेज बारिश बौछार का वर्णन किया है। अब यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप व्याख्या करें तो सबसे पहले ये वाली लाइन जरूर लिखिए। कवि का तात्पर्य यह है कि सावन के महीने एवं भादों के महीने में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते आते ही बादल साफ हो जाते हैं और आसमान अच्छा दिखाई पड़ने लगता है। शरद ऋतु की सुबह का वर्णन करता है कि स्वच्छ एवं साफ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मानो कई पुलों को पार कर यह ऋतु आई है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कई सालों से शरद ऋतु आती और जाती है। उन्हें पुलों को नाम देकर बताया गया है और आकाश की ललिमा को देखकर कवि का मन ऐसा प्रतीत करता है कि जैसे खरगोश की लाल लाल आंखें दिखाई दे रही हैं। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चमकीली साइकिल पर दोपहर का समय तेजी से गुजर रहा है। इस प्रकार कवि ने ऋतुओं का वर्णन किया है। अब यहाँ पर अपन विशेष देखते हैं। विशेष में यहाँ पर क्या बातें होती हैं उसका थोड़ा सा निचोड़ दिया जाता है। विशेष कवि ने नहीं, यहाँ पर बता रहे हैं कवि ने सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है। यहाँ पर सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है। रस एवं अलंकार पूर्ण, सरल सहज भाषा पूर्ण काव्य है। और अपन दूसरी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर दूसरी व्याख्या में देखते हैं क्या बता रहे हैं। इससे पहले व्याख्या पढ़ते हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कामनी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों का किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर संदर्भ वही रहेगा पूर्वानुसार। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में शरद ऋतु के सुहाने मौसम के बारे में बताया गया है कि यह कितना स्वच्छ एवं साफ दिखाई देता है। अब यहाँ पर अपन व्याख्या देखते हैं। कवि का तात्पर्य है कि मौसम मुझे बालक के समान दिखाई पड़ता है। कवि कहते हैं कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। यहाँ पर मौसम को उन्होंने बालक की संज्ञा देकर बालक का नाम दे दिया है। उसने आसमान को बहुत मुलायम बना दिया है ताकि बच्चों की पतंग आसमान में बहुत आसानी से उड़ सके ऊंचाई तक। शरद ऋतु भी ऐसा चाहती है कि यही बच्चों की पतंग अच्छे से उड़ सके।
रंगीन कागज और बांस की पतली तीलियों से यह पतंग बनती है। पतंग बहुत प्रसन्नता से इधर उधर उड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों की कल्पना भी आसमान में दिखाई देती है हमें। अब विशेष देखते हैं। यहाँ पर वत्सल वत्सल रस बताया गया है। सुंदर प्राकृतिक चित्रण है। रस एवं अलंकारपूर्ण काव्य है। सरल भाषा है। अभी अपन यहाँ पर ये सेकंड वाली व्याख्या कंप्लीट होती है। तीसरी व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। तीसरी व्याख्या में है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके वे बेच पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं वे सुर छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को नग की तरह बजाते हुए। जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से सर। तो यहाँ पर अपना संदर्भ वही पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बच्चों की तुलना कपास से की है। व्याख्या। कवि का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बच्चे कपास एवं शाश्वत शुद्ध बताया गया है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही मन का साफ पैदा होता है, इसलिए यहाँ पर कपास की तुलना बच्चों के मन से की गई है। कवि कहते हैं कि जब बच्चा पतंग के पीछे घूम घूम कर भागता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ पृथ्वी भी घूम घूम कर भाग रही है। बच्चों के साथ जमीन का उसे कोई भी मन में एहसास नहीं होता। कठोरता का बच्चा जब पतंग को आसमान में उड़ता हुआ देखता है तो उसकी माँ का मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो उसे जमीन भी कठोर नहीं लगती। जब कोई ढोल नगाड़े में नाचता है कुछ ऐसा सा ही प्रतीत होता है जैसे पेड़ की डाली इधर उधर जाते हुए फिर अपनी जगह पर आती है, वैसे ही एक बच्चा करता है। जब पतंग उड़ती है उसे दिखाई देती है तो प्रसन्नता से साथ यहाँ वहाँ घूमता है और पुनः वापस अपनी जगह पर आ जाता है। अब यहाँ विशेष देखते हैं। यहाँ पर सल वात्सल है। यहाँ पर भी वात्सल रस बताया गया है। काव्य पूर्ण है, अलंकार समावेश है, सरल भाषा एवं भावपूर्ण है। अब यहाँ पर अपन चौथी व्याख्या देखेंगे। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंग के साथ साथ भी उड़ रहे हैं अपने इंद्रों के सहारे। संदर्भ पूर्व अनुसार रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में पतंग के पीछे बच्चे जोखिम उठाकर छत के किनारे पहुंचते हैं। यहाँ पर कवि ने इस भाव को प्रस्तुत किया है। व्याख्या। कवि का तात्पर्य है कि बच्चे पतंग की लालच से छत के किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन अपने शरीर के लचीलेपन के कारण वह छत से नीचे नहीं गिर पाते। उन्हें केवल अपनी पतंग का ही ध्यान होता है और पतंग की डोर कसकर पकड़ के वह अलग छत में आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि पतंग को उड़ाते देखकर जैसे बच्चे भी पतंग के जैसे उड़ रहे हों। यह सब कल्पना के आधार पर बताते हैं। कवि यहाँ पर बताते हैं कि कभी कभी बच्चे पतंग उड़ाते समय
नीचे गिर भी जाते हैं लेकिन उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आती है और उनके मन का भय भी दूर हो जाता है। उनके मन का भय भी दूर हो जाता है। भय भी दूर हो जाता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और वह निर्भय होते हैं। साथ पतंग उड़ाते हैं और वह भी घूमते हैं। साथ साथ पृथ्वी भी घूमती है नजर आती है उनके मन पर और वह प्रसन्नता से पतंग उड़ाते नजर आते हैं हमें। अब यहाँ विषय देखते हैं। अलंकार में रसपूर्ण काव्य है। कल्पना के पूर्ण काव्य बच्चों की भावना का वर्णन हुआ है। बच्चों की जोखिम भरे अवस्था का वर्णन बताया है। इस प्रकार से हमारी ये चारों व्याख्या यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए जिससे कि मैं आगे की वीडियो और जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूं। थैंक यू।